नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श आप सभी का टारगेट ऑन परिवार में स्वागत करता हूं। मैथ्स स्पेशल बैच 2024-25 में आपको मॉक टेस्ट नंबर 9 दिया गया था आज, जिसका सलूशन मैं अभी कराऊंगा आपको। और इसके पहले आपको 8 टेस्ट दिए जा चुके हैं, जिसका सलूशन भी आपको डेली 7 बजे जो है प्रोवाइड कर दिया जाता है। इस टेस्ट में 10 टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें अर्थमेटिक की बात करें तो अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन होते हैं और एडवांस मैथ के आपके 10 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं और ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आपको अभी टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं, चाहे वो नंबर सिस्टम का टॉपिक हो, चाहे वो जो है ट्रायंगल या सर्कल या क्वाड्रिलेटरल, जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए हैं उन पर आधारित होता है। और न केवल ये टेस्ट है बल्कि ये आपकी प्रैक्टिस भी है, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चंस लिए जाते हैं जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाए और आप जो गलतियां करते हैं क्वेश्चन को हल करने में वो आप सीख सके। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कहता है 12 की पावर 55 है, अपॉन में 3 की पावर 11 है, प्लस का 8 की पावर 48 अपॉन 16 की पावर 18 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इकाई की अंक बताना है, यहाँ पर यूनिट डिजिट आपको बताना है और पावर दिया गया है 12 की पावर 55। अच्छा ये बताइए 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 4 लिख सकते हैं। पूरे की पावर कितनी होगी? 55। और नीचे क्या है? 3 की पावर 11 है, प्लस का 8 की पावर 48 है, 8 की पावर 48 है, और नीचे क्या है? 16 की पावर क्या है? 18 है। इसको एक चीज और हम कर सकते हैं, अगर मैं 3 बाहर निकालना चाहूं तो 3 की पावर 55 हो सकती है। यहां पर हम लिख सकते हैं 3 का पावर 55, ठीक है, इंटू ये पावर जो है इसमें यहां पर आ जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा क्या? 4 की पावर 55 हो जाएगा जब ब्रैकेट खुलेगा। ठीक है, और इसके अपॉन में होगा 3 की पावर 11। उसके साथ साथ 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को हम लिख सकते हैं यहां प्लस 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और पूरे की पावर कितनी है? पूरे की पावर है 48। अपॉन में क्या दिया है? 2 की पावर 4 लिख सकते हैं हम 16 को। 2 की पावर कितनी हुई? 4, और पूरे की पावर कितनी है? 18। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। अगर 3 की पावर 11 है और 3 की पावर 55 है, तो ये क्या करेगा? इसमें भाग दे रहा है तो ऊपर जाके जो है इसका पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी कि 3 की पावर 55 में अगर 11 घटेगा तो ये हो जाएगा 3 की पावर 44, और इनटू में क्या होगा? 4 की पावर 55 बचा हुआ है। ठीक है, 4 की पावर 55 प्लस का 2 की पावर 3 थी और यहां 48, तो 48 में अगर 3 से गुणा करें तो यहां पर क्या होगा? 2 की पावर 48 में 3 से गुणा होगा तो 40 3 या 120, 8 3 24। ठीक है, 144। 2 की पावर हुई 144। अपॉन में क्या दिया है? 2 की पावर 4 है और 4 की पावर 18 है, यानी कि 4 और 18 का मल्टीप्लाई होगा, 18 चौक 72, यानी कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 72। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको आगे हम अगर सॉल्व करते हैं तो यहां पर आपको दिखा था 3 की पावर 44 थी, इंटू में 4 की पावर 55 थी, 4 की पावर 55 थी, और उसके साथ साथ अगर यहां भाग दे रहा है 2, यानी कि इस वाली पावर में से ये 72 वाली पावर घट जाएगी, तो 72 का सीधा दोगुना 144 होता है, यानी कि आपको सीधा दिख रहा है ये जब भाग हो जाएगा तो बचेगा कितना? 2 की पावर 72। अब ये सिंपल सा इक्वेशन बन गया। अब इसमें हम आराम से यूनिट डिजिट ज्ञात कर सकते हैं। यूनिट डिजिट की बात करें तो अगर 4 से भाग देते हैं 44 की पावर में तो 11 बार चला जाता है, यानी कि पूरा कट जाता है, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। अगर 55 की बात करें तो 55 क्या है? 55 आपका है ऑड संख्या, और आपको पता है 4 की पावर जब भी ऑड रहती है तो यूनिट डिजिट क्या बचती है? 4। ठीक है, इवन के केस में 6 होता है, लेकिन ऑड के केस में क्या होता है? और 55 एक ऑड संख्या है, ऑड संख्या अगर पावर में 4 की है तो 4 की यूनिट डिजिट हमेशा 4 होती है। ठीक है, 2 की बात करें तो 2 की पावर 72 है, यानी कि अगर 4 से भाग देंगे पूरा पूरा 72 कट जाएगा, तो जिस समय अगर कट जाता है रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है तो हम पूरा पूरा 4 जो है उसकी पावर लिख देते हैं। अब आगे बात करें ये चीजें, अब यहां हम देख लेते हैं। 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 करेंगे तो आप ऐसे ही कर लिए, 3 की पावर जब भी 4 करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? 1 आएगी। 3 का अगर 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 का 4 बार गुणा करेंगे तो 81 आएगा, और 81 की यूनिट डिजिट क्या होती है? 1 होती है, तो 3 के केस में यूनिट डिजिट क्या हुई? 1 हुई, इंटू 4 का 4 ही यूनिट डिजिट, इंटू 4, प्लस का 2 की पावर 4 अगर करते हैं, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है? 16, और 16 की इकाई अंक क्या है? यूनिट डिजिट क्या है? 6।
तो 2 के केस में 6 हुआ। अब इसको जोड़ लीजिए, 6 4 कितना 10 और 10 हुआ, तो इसका इकाई अंक आपको क्या दिख रहा है 0, यानी कि 0 आपका आंसर हुआ। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हल हुआ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये भी जो है आपका अंतिम अंक यानी यूनिट डिजिट पर आधारित एक क्वेश्चन है। यहां पर क्या लिखा है 32 की पावर 32 है, 32 की पावर कितनी है 32 है, उसके बाद पूरा ब्रैकेट लगा है और ब्रैकेट की पावर बाहर से 32 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 32 और 32 की पावर 32 इंटू, जब ब्रैकेट खुलेगा तो 32 का 32 में गुणा हो जाएगा, ये लिख सकते हैं। अब हमको पता है दो, यहां पर हमको दो पे ध्यान देना है, 3 पे ध्यान नहीं देना है जब इकाई अंक निकालना है। अब 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 होती है, तो 4 से हम भाग देंगे इसमें। अगर इसमें हम पूरे में 4 से भाग दे रहे हैं तो ये पूरी तरह डिविजिबल है, ये पूरी तरह डिविजिबल है। जब पूरा भाग चला जाए तो हमेशा पावर में क्या लिख देते हैं 4, यानी कि 2 की पावर 4 हो जाएगा आपका। और 2 की पावर 4 अभी हम लोग पीछे देख के आ रहे हैं, उसका यूनिट डिजिट क्या होता है 6। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हल हुआ। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हुआ। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, तीसरा क्वेश्चन क्या है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। अब अभी तक आप इकाई अंक निकाल रहे थे, अब आप पहुंच गए शून्यकों की संख्या, यानी नंबर ऑफ जीरोज निकालना है, ट्रेलिंग जीरोज। ठीक है, यहां पर आपको क्या दिख रहा है 1 3 5 7 डॉट डॉट 73 तक है, उसके बाद यहां पर 1024 है। एक चीज यहां क्लियर हुई, यहां पर हमको 2 नहीं मिलेगा, यहां पर जब भी मिलेगा 5 मिलेगा, क्योंकि ये सब विषम संख्याएं हैं और विषम संख्याओं में कभी भी 2 का मल्टीपल नहीं मिलता है, इसलिए यहां पर 2 की पावर नहीं मिलेगी। 2 की पावर जो भी मिलेगी इसमें मिलेगी 1024 है, 1024 को अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 10, यानी कि 2 का गुणा 10 बार आप करते हैं तो 1024 प्राप्त होता है, यानी कि 2 की पावर 10। ठीक है, अब एक चीज तो कंफर्म हो गई कि कभी भी 10 से ज्यादा कभी भी जीरोज नहीं होंगे। जब 2 की पावर 10 आ गई, यानी कि 10 से ऊपर तो जीरो नहीं होंगे, हमको 5 निकालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम 5 ना भी निकालें तब भी हमारा काम चल सकता है। क्यों चल सकता है, क्योंकि हमको ऑप्शन दिख गया, इसमें सभी 10 से ऊपर हैं, यानी कि 13 हो नहीं सकता, 11 हो नहीं सकता, 12 हो नहीं सकता, तो ऑप्शन क्या है आपका 10, यानी कि यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। हमेशा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, हमेशा जब भी आप क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें की पॉइंट ढूंढा करिए कि क्या की पॉइंट है, किससे हम इस क्वेश्चन का सलूशन बहुत ही आसानी से कम समय में कर सकते हैं। मुझे दिख गया कि 2 की पावर 10 आ गई और 2 की पावर 10 यानी कि 10 से ज्यादा जीरो तो बन ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें 2 तो मिलेगा नहीं, जो भी 2 मिलेगा इसी में मिलेगा, तो 10 से ज्यादा जीरो नहीं हो सकते, इससे कम हो सकते हैं। कम कब हो सकते हैं, जब 5 की संख्या कम आए। लेकिन हमको 5 की संख्या इसमें चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमको ऑप्शन में दिख गया कि 10 से ऊपर सभी विकल्प हैं, यानी कि 10 से ऊपर तो हो ही नहीं सकता, तो वो विकल्प काट दो, बचा एक ऑप्शन 10 वाला, तो वही आपका करेक्ट हल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 4 डॉट डॉट और 28 की पावर 28। ठीक है, इसमें पूछ रहा है शून्यकों की संख्या। एक चीज तो हमको दिख रही है कि इसमें 2 हमको बहुत मिल जाएंगे, 2 तो बहुत मिल जाएंगे। अब बात हुई हमको 5 निकालने की, यानी कि मैक्सिमम जो है मैक्सिमम तो आपका 2 आएगा, मिनिमम अगर पावर की बात करें तो 5 की आएगी। जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या 5 की होगी, यानी कि 5 पे डिपेंड करेगा कि कितने जीरो आएंगे। एक चीज हमको दिख रहा है कि सीरियल क्या है, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 4 की पावर 4, यानी कि आगे हमको क्या मिलेगा 5 की पावर 5। ठीक है, 5 में मिलेगा। उसके साथ आपको 10 मिलेगा, 10 की पावर 10 मिलेगा। उसके बाद आपको 15 मिलेगा, जो 5 का मल्टीपल है, 15 की पावर 15। उसके बाद आपको मिलेगा 20 की पावर 20 मिलेगी। उसके बाद आपको मिलेगा 25 की पावर 25। अब इससे ऊपर जाएंगे तो 30 मिलेगा, जो कि 28 तक ही है, तो इसके आगे हमको जाने की जरूरत नहीं है। एक चीज दिख गया हमको, 5 में 5 जो है पावर होगी 5 की। 10 में बात करें तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 5 गुणे 10
और पूरे की पावर अगर 10 है तो 5 की पावर भी 10 होगी, यानी कि 10 5 आएंगे इसमें। इसी प्रकार 5 गुणे 3 है तो यानी कि 15। 20 में कितने आएंगे, 5 गुणे 4 लिख सकते हैं, यानी कि 5 की पावर 20 आएगी, यानी कि 20 आएंगे 5। ठीक है। 25 के केस में 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को लिखेंगे 5 गुणे 5। ठीक है, यानी इसको पूरा लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। अब 5 स्क्वायर की पावर अगर 25 है तो 25 दूना 50, यानी कि टोटल 5 की संख्या इसमें कितनी होगी, 50 होगी। क्योंकि 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5, यानी 5 की स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर का पावर 25 है, तो 25 दूना 50 आपस में पावर का गुणा हो जाएगा, 25 दूना 50, यानी कि 5 की संख्या की बात करें तो 25 में 50 होंगे। अब टोटल 5 अगर निकाल लें तो हमको दिख गया 50 20 70, 70 10 80 5 85, 85 और 10 95, 500, यानी कि टोटल 5 की पावर कितनी है, 100 है। तो उत्तर भी आपका 100 होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 डॉट डॉट 10 की पावर 10। एक चीज आपको पता है कि किसी भी संख्या में अगर हम 10 से गुणा करते हैं, मान लो आपके पास 5 है, 10 से गुणा करते हैं तो इसमें ये हो जाता है 50। ठीक है, यानी एक जीरो। अगर मैं 5 में 100 से गुणा करूं, 100 से गुणा करूं तो ये क्या हो जाता है 500, यानी कि डबल जीरो। यानी कि जितना जीरो रहेगा वो जीरो इसके आगे उस जिस नंबर में मल्टीप्लाई होगा बढ़ता चला जाएगा। हमको यहां पर दिख रहा है सबके आगे जीरो जीरो है और सबकी पावर है, यानी कि अगर 10 गुणे 10 लिखेंगे 10 की पावर 2 तो ये हो जाएगा 100, यानी 2 जीरो हो जाएगा। यानी कि जितनी उसकी पावर रहेगी उतने जीरो होते चले जाएंगे। तो हम क्या करें, इन पावर्स का अगर हम सम निकाल लें तो हमको पता चल जाएगा कितने जीरो बनेंगे। अब सम निकालने के लिए हमको दिख रहा है कि ये सब क्या है, ये सब एक क्रम में दिए गए हैं, 1 है 2 है उसके बाद 3 है उसके बाद 4 है और डॉट डॉट कितना है 10 तक है। यानी कि सभी 10 संख्याओं, 10 नेचुरल नंबर का, 10 प्राकृतिक संख्याओं का, शुरुआत से 10 प्राकृतिक संख्याएं दी गई हैं, इनका योग हमको पता होता है। शुरुआती 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 होता है। n कितना है, यहां पर 10 है तो 10 और 1 जुड़ा 11 हुआ, 10 प्लस 1 11 हुआ बटे 2। 2 से हमने यहां पर काट दिया, 2 पचे 10 हुआ। अब 11 का 5 में गुणा हुआ 55, यानी कि ये जो घाते हैं इन घातों का योग कितना होगा 55। तो जीरो की संख्या भी कितनी होगी 55। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हल हुआ। ठीक है, इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 डन हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी संख्या 29 की पावर 37 प्लस का 17 की पावर 37 को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी। ये पूछना चाह रहा है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, ये पूछ रहा है पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी, यानी ये जो है जो भी संख्याएं दी गई हैं इसमें से 3 संख्याएं ऐसी हैं जो इस नंबर को काटेंगे, एक संख्या सिर्फ ऐसी होगी जो इस संख्या को नहीं काटेगी, उसी को आपको बताना है। 2-3 पॉइंट मैं आपको यहां पर नोट कराना चाहता हूं, 2-3 पॉइंट आप समझिएगा। आप 2-3 पॉइंट यहां पर समझिएगा। अगर a की पावर n प्लस b की पावर n दिया रहे और n यहां पर क्या हो, n एक आपकी सम संख्या हो, सम संख्या हो, संख्या हो, ठीक है, तब हम ये नहीं बता सकते ये किस नंबर से विभाज्य होगी, किस नंबर से विभाज्य होगी, क्योंकि इसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर नहीं होता है। यानी कि इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है जब n सम संख्या होती है। लेकिन n अगर यही n ये विषम संख्या हो, जो पावर है ये विषम संख्या हो, यानी कि 1 3 5 7 9 ये विषम संख्याएं हो, तो इस कंडीशन में इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड a प्लस बी होता है। यानी कि यह संख्या जो ये वाली संख्या है ये हमेशा a प्लस बी से विभाज्य होगी। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है a की पावर n
माइनस अगर b की पावर n है तो ये बताइए कि ये किससे विभाज्य होगी। तो एक चीज आप जान लीजिए, n अगर सम है, n सम है तो a माइनस b की पावर n के कंडीशन में ये a प्लस b और a माइनस बी दोनों से विभाज्य होगी, यानी कि इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन फैक्टर a प्लस बी भी होगा और a माइनस बी भी होगा। अगर a की पावर n माइनस b की पावर n और n अगर सम संख्या होगी तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से विभाज्य होगा। ठीक है, लेकिन अगर n आपकी विषम निकल जाए, विषम संख्या हो तो ये हमेशा a माइनस बी से विभाज्य होगा, यानी कि a माइनस बी इसका कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हुई। 2 पॉइंट आपको मैंने बता दिया। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट आपको मैंने एक पॉइंट a की पावर n प्लस b की पावर n बता दिया, a की पावर n माइनस b की पावर n बता दिया, और यहां पर आपको मैंने टोटल पॉइंट्स बता दिए, क्योंकि एक पॉइंट मैंने यहां पर बताया आपको, एक दूसरा पॉइंट यहां पर बताया और तीसरा पॉइंट यहां पर बताया, चौथा पॉइंट यहां बताया, यानी कि मैंने आपको चारों पॉइंट्स बता दिए। यही चारों पॉइंट्स मुझे बताने थे कि a की पावर n प्लस b की पावर n है, अगर n सम संख्या है तो इसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, यानी यह किस नंबर से डिविजिबल है ये नहीं बता सकते हम। लेकिन a की पावर n प्लस b की पावर n है तो n अगर विषम संख्या है तो यह जो है हमेशा a प्लस बी से विभाज्य होगा, क्योंकि a प्लस बी आपका इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। ठीक है, अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n दिया है, n सम संख्या है, तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे। इस कंडीशन में अगर कोई चीज गुणनखंड है तो वह संख्या जो है विभाज्य होगी उन दोनों संख्याओं से। ठीक है, अगर n विषम निकल गया तो इस कंडीशन में सिर्फ a माइनस बी से यह विभाज्य होगा, क्योंकि a माइनस बी इसका क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन क्या था, अब यहां पर हमको दिख गया एक फॉर्मेट कि ये क्या है, a की पावर n प्लस b की पावर n के फॉर्मेट में है, और अभी मैंने पढ़ा था कि n अगर विषम संख्या है, n अगर विषम संख्या है तो ये क्या होगा, ये a प्लस बी से विभाज्य होगा। आप यहां पर देख भी सकते हैं, यहां पर मैंने लिखाया था n विषम है तो a प्लस बी से विभाज्य होगा, a प्लस बी से विभाज्य होगा। और अगर एक n सम होता तो इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं निकलता, उस कंडीशन में हम नहीं बता सकते, लेकिन हमको दिख गया ये यहां पर 37 लिखा था जो क्या है, विषम है। अब a प्लस बी हम निकाल लेते हैं। अगर a प्लस बी की बात करें, a प्लस बी कितना दिया है, 29 दिया है, प्लस का 17 और 29 और अगर 17 को हम जोड़ते हैं तो आएगा 46, और 46 से यह नंबर डिविजिबल होगा। अगर ये नंबर 46 से डिविजिबल है तो ये नंबर 23 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 46 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 23 भी लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में 23 से विभाज्य होगा, और इस कंडीशन में ये 2 से भी विभाज्य होगा, यानी कि आपका आंसर 11 होगा। 11 से यह संख्या विभाज्य नहीं होगी। 46 आया इसका कॉमन फैक्टर, और 46 का जब हम फैक्टर करते हैं तो इसको 2 गुणे 23 लिख सकते हैं, यानी कि ये संख्या 46 से भी कटेगी, 23 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी। ठीक है, तो 11 से यह संख्या नहीं कटेगी, और यही आपसे पूछ रहा है कौन सी संख्या विभाजित नहीं करेगी, तो यही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे इतने में जोड़ने पर 9 से पूर्णतः विभाजित है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर विच व्हेन एडेड टू 67009 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, यानी कि 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। एक चीज हम आपको पता है कि 9 की विभाज्यता क्या होती है। 9 की विभाज्यता की बात करें तो इसका क्या होगा, डिजिट का जो सम होता है, जो डिजिट का सम होता है वो हमेशा 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी वह नंबर डिविजिबल है। इसकी बात करें तो इसमें अगर डिजिट का सम देखें, 9 अगर है तो 9 को हटा दो। मैंने पहले भी बताया है, जब भी आप डिजिट सम निकाले, जब जोड़ने के बाद 9 आ जाए तो 9 को हटा दिया करिए, उसको मत काउंट किया करिए। अब क्या हुआ, 6 7 13 और 0 जुड़ा, कोई फर्क नहीं, यानी कि 13, यानी कि इसका क्या है, इसका डिजिटल सम
13 है। अब इसमें कौन सी संख्या छोटी सी छोटी जोड़ी जाए कि ये 9 से विभाज्य हो जाए, तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इसमें प्लस का 5 कर दूं तो ये 18 बन जाएगा, और 18 क्या होगा, 9 से विभाज्य होगा। तो सबसे छोटी संख्या की बात करें तो सबसे छोटी संख्या 5 होगी, जो 5 जोड़ने पर यह संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो इसलिए आपका करेक्ट हल ए हुआ, ऑप्शन ए 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर। कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। एक चीज मैंने आपको कल ही बताई थी कि जो भी संख्या दी रहे, जो संख्या दी रहे उस संख्या से जस्ट बाद वाला जो वर्ग होगा, उससे नीचे जो भी छोटी संख्याएं हैं, उससे नीचे जितनी अभाज्य संख्या है उससे भाग देकर हम चेक कर लेते हैं। हमको 31 दिखा, यानी कि ये 6 के स्क्वायर से, 6 की स्क्वायर कितनी होती है, 36 होती है, 36 से छोटी है, यानी कि 6 से छोटी जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उनसे भाग देने पर अगर 31 नहीं कटा तो 31 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। 6 से छोटी अभाज्य संख्याओं की बात करें तो कितनी, कौन सी है, 2 है, 3 है और 5 है। अगर ये 2 से और 3 से और 5 से नहीं कटा तो किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। 31 की बात करें तो 31 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट का अंक 1 है जो विषम संख्या है। अगर सम संख्या होती तभी 2 से कटता, ठीक है, तो इसलिए कटेगा नहीं 2 से। 3 की बात करें तो 3 1 4 4 हो, इसका डिजिटल सम 4 है तो 3 से कटेगा नहीं। 5 की बात करें तो 5 तभी कटता है जब अंतिम अंक 0 या 5 हो, तो 5 भी नहीं कटेगा, यानी कि ये क्या है, ये आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है। ये अभाज्य संख्या है। और आपसे पूछा था कि अभाज्य संख्या नहीं है, 31 अभाज्य संख्या है। 61 की बात करें, 61 को भी हम चेक कर लेंगे। 8 का स्क्वायर से छोटा है, यानी कि 8 64 होता है, 64 से छोटा है। 8 से नीचे जितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 8 से नीचे अभाज्य संख्याओं की बात करें, 2 है, 3 है, 5 है और आपकी 7 है। यानी कि 2 3 5 7 से अगर ये विभाज्य नहीं होगा तो ये किसी से भी विभाज्य नहीं होगा। 2 से कटेगा नहीं, यूनिट डिजिट 1 है तो 2 से कटेगा नहीं। 3 की बात करें तो 6 1 7 है, अंकों का योग 7 है तो 3 से कटेगा नहीं। और 5 की बात करें तो 5 क्या होता है, अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए तो 5 से कटेगा नहीं। 7 से अगर सीधा 7 इसका डबल करके घटाया जाता है, नहीं तो आप 7 से भाग दे दीजिए, छोटी संख्या है। 7 8 56 होता है और 5 बच जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, ये 7 से विभाज्य नहीं होगा, यानी कि ये संख्या क्या होगी, ये भी आपकी अभाज्य संख्या होगी। लेकिन हमको बताना क्या है, भाज्य संख्या बताना है। 71 की बात करें तो ये क्या होता है, ये 9 के स्क्वायर से छोटी है, यानी कि 81 से छोटी है। तो 9 से नीचे अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, 9 से नीचे की बात करें तो 2 है, 3 है और 5 है और 7 है। यही 4 9 से भी नीचे अभाज्य संख्याएं हैं। 2 से ये कटेगी नहीं, लास्ट यूनिट डिजिट 1 है। 3 की बात करें तो 7 1 8 बन रहा है, 3 से कटेगी नहीं। 5 की कंडीशन में या तो ये 0 होना चाहिए या तो ये 5 होना चाहिए, तो 5 से कटेगी नहीं। 7 से भाग देंगे तो 7 10 में 70 होता है, एक रिमाइंडर बच जाएगा। इस कंडीशन में ये भी नहीं कटेगा, तो ये भी क्या है, अभाज्य है। यानी कि ये बचा 91। 91 आपकी क्या है, भाज्य संख्या है। 91 आपका करेक्ट आंसर है। 91 आपका आंसर है, क्योंकि यह भाज्य संख्या होगी। अगर 3 ऑप्शन अभाज्य निकल गए तो चौथा भाज्य होगा। वैसे भी आपको डायरेक्ट भी दिख रहा था 13 गुणे 7 13 7 91, तो ये क्या है, आपकी भाज्य संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव डेसिमल एक्सपेंशन विच विल बी इरेगुलरली रिकरिंग। यानी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिकरिंग होगा, तो ऐसी क्या संख्या है। मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले क्लासेज में भी मैंने बताया था कि जब भी टर्मिनेटिंग आती है, यानी कि शांत की बात आती है, टर्मिनेटिंग की बात आती है, तो आपका डिनोमिनेटर का पावर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के मल्टीपल में होना चाहिए। ठीक है, आपको दिख गया 31 की पावर 25, ये क्या होती है, ये आपका होता है 5 की पावर 6 के करीब 6 होना चाहिए। 5 की पावर 3 125 होती है और 5 की पावर 4 625, तो 5 की पावर 5 होगा 3125।
5 की पावर 3125 होगा, यानी कि ये इसका हर आपका बन जाएगा 2 की पावर 0 और 5 की पावर 5, यानी कि ये क्या हो गया, शांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ये शांत होगा। इसकी बात करें 8 का, तो 8 में 2 की पावर 3 होती है, 5 की पावर 0 बन जाएगी, इस कंडीशन में भी ये क्या होगा, शांत होगा। ठीक है। इसकी सी ऑप्शन की बात करें 455, 455 है, 455 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 गुड़े 5 9 45, 5 1 5 गुड़े 91, इसको लिख सकते हैं 5 गुड़े 13 गुड़े 7 लिख सकते हैं। इसमें हमको दिख गया 13 और 7 अतिरिक्त संख्याएं आ रही हैं जो कि 5 ये फॉर्म नहीं क्रिएट करेंगी, यानी कि ये संख्या क्या हुई, ये संख्या आपकी हो जाएगी, ये हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग हो जाएगी। 1600 हमको सीधा सीधा दिख रहा है, 1600 क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि 5 और 2 के मल्टीपल में ही बन जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हल हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में होता है, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज इन द फॉर्म। ठीक है, अगर विषम विषम जो है पूर्णांक की बात करें, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक किस फॉर्म में होता है, विषम पूर्णांक की बात करें, विषम पूर्णांक, एक चीज बताइए, अगर किसी संख्या में 2 से गुणा हो जाता है, 2 से गुणा होता है, तो क्या बन जाती है, वो सम संख्या बन जाती है, सम संख्या बन जाती है। और अगर सम में अगर 1 जुड़ जाए तो क्या बन जाती है, वो विषम बन जाती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहां आप देख सकते हैं, अगर 2 से गुणा हो रहा है क्यू में, तो ये क्या बन जाएगी, ये सम बन जाएगी। अगर 2 और क्यू में गुणा हुआ तो ये क्या बना, सम, सम, और सम में अगर 1 जुड़ा तो ये क्या बना, विषम, यानी कि यही आपका करेक्ट हल हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हल हुआ। क्यू, क्यू दिया है, क्यू सम भी हो सकती है, क्यू की वैल्यू 1 लिया विषम हो गई, लेकिन अगर 2 लिया तो सम हो गई, 3 लिया तो विषम हो गई, 4 लिया तो सम हो गई, तो क्यू को हम नहीं कर सकते डायरेक्ट, क्यू एक विषम संख्या है। क्यू प्लस 1 की बात करें तो क्यू अगर मैंने 1 लिया और 1 में 1 जोड़ा तब तो ये सम बन जाएगी। अगर 1 में आप यहां पर 2 लिया मैं क्यू की वैल्यू, और क्यू में 2 में 1 जोड़ा तो ये 3 तब विषम बन जाएगी, यानी कि हम क्लियरली नहीं कह सकते कि क्यू प्लस 1 एक विषम संख्या होगी। क्यू प्लस 1 सम भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है। 2 क्यू की बात करें तो हमेशा सम होगी, क्यू की बात करें तो सम या विषम कुछ भी हो सकती है। तो आपका करेक्ट हल क्या हुआ, 2q+1, यही आपका हमेशा विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक चतुर्भुज, यानी कि आपका अरिथमेटिक जो पार्ट है, अरिथमेटिक पार्ट, अरिथमेटिक में आपके 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन करा दिया जा चुका है। अब यहां से अरिथमेटिक का पार्ट खत्म होता है, एडवांस मैथ का पार्ट शुरू होता है। एडवांस में आपको जो टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं, यानी कि पॉइंट, लाइन, एंगल, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल और सर्कल, उसी पर बेसिस क्वेश्चंस लिए गए हैं, जो कि आपकी प्रैक्टिस जो है करने में मदद करेगी। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि एक चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं और इसके विकर्ण समान हो तो चतुर्भुज का प्रत्येक कोण क्या होगा। ठीक है, एक चीज आपको पता है कि कभी भी जब भी विपरीत भुजाएं बराबर की बात करें और क्या कहे समान, उसके जो है विकर्ण समान हो, तो विकर्ण समान और विपरीत भुजाएं बराबर के कंडीशन में सिर्फ 2 ही ऐसे फिगर हैं, एक वर्ग है और एक आयत है, एक वर्ग है और एक आयत है। लेकिन आयत जो जो है, जो वर्ग होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसमें दिया है विपरीत भुजाएं सिर्फ बराबर हैं, तो ये क्या होता है, ये आपका वर्ग नहीं होगा। ये सिर्फ क्या हो सकता है, आयत हो सकता है, जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर हैं और इसके विकर्ण क्या हैं, विकर्ण इसके आपस में बराबर हैं, तो ये क्या, ये कौन सा फिगर हो सकता है, आयत हो सकता है, आयत। ठीक है, ये फिगर आयत का हो सकता है। पूछा है तो चतुर्भुज का प्रत्येक कोण क्या होगा, प्रत्येक कोण की बात करें तो आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, आपको भी पता है 90 डिग्री होता है। तो हमारा करेक्ट हल क्या हुआ, 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज है जिसमें पी एस पी क्यू 50 डिग्री है तो आर एस क्यू क्या होगा। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक सम चतुर्भुज बना लेते हैं। मान लो ये सम चतुर्भुज है और यहां पर हमने नाम रख दिया पी क्यू
और आर और यहां पर हुआ एस। ठीक है, अब इसने क्या कहा, यस पी क्यू 50 डिग्री है, यस पी क्यू ये वाला एंगल 50 डिग्री है, ये एंगल 50 डिग्री है। और अब पूछा क्या, आर एस क्यू, आर और एस और क्यू, ये आपसे एंगल ये वाला पूछ रहा है, यानी कि विकर्ण मिलाने के बाद ये एंगल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये वाला एंगल क्या होगा। एक चीज आपको पता है कि समचतुर्भुज में क्या होता है, जो ऐसे संलग्न कोण होते हैं उनका योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। 180 क्यों होता है वो भी मैं बता दूं, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होगी, पैरेलल लाइन में जब एक ये तिर्यक रेखा काटेगी तो इनके दोनों इनर पार्ट का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसीलिए कहा जाता है समचतुर्भुज के जो संलग्न कोण होते हैं उनका योग आपस में 180 डिग्री होता है। अगर ये 50 है तो ये पूरा एंगल क्या होगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा 130 डिग्री, क्योंकि 130 और 50 मिलकर ही 180 होंगे, यानी कि ये पूरा पी क्यू आर क्या होगा, 130 डिग्री होगा। एक चीज और भी पता है हमको, समचतुर्भुज जो होता है उसके जो विकर्ण होते हैं उसके शीर्ष कोणों को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि दो भागों में बांटते हैं। हमको दिखा एस और क्या है, यस और क्यू है, यस क्यू क्या करेगा, इसको जो है विभाजित करेगा, इसको विभाजित क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। यस यस क्यू आपका क्या है, विकर्ण है, और इस कोण को समद्विभाजित करेगा, यानी कि ये एंगल क्या हो जाएगा, 65 डिग्री हो जाएगा, और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 65 डिग्री हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा 130 का। ठीक है, ये 65 हो गया। अब दिख रहा है ये पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये अगर 65 डिग्री है तो एकांतर कोण से ये भी आपका 65 डिग्री होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हल हुआ। ठीक है, जो एंगल वो पूछ रहा था वो कितना होगा, वो 65 डिग्री होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, समांतर चतुर्भुज की भुजा समांतर रेखा के बीच अंतरित कोण 150 डिग्री है तथा यदि PQ तथा SR के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है तो RQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक काम करिए, पहले आप समांतर चतुर्भुज बना लीजिए। ठीक है, सीधा सीधा आप समांतर चतुर्भुज बना लीजिए, और इसमें क्या कहा, मान लीजिए यहां पर आप बना लीजिए P Q और R और S, PQRS बना दीजिए। अब इसने क्या कहा कि अंतरित कोण 150 डिग्री है, मान लिया ये कोण क्या है, 150 डिग्री है। अब इसने क्या कहा कि PQ और SR के बीच में, PQ और SR के बीच में क्या है, दूरी। मैं इस शीर्ष से अगर इस शीर्ष पे लंब डालूं तो यही तो दूरी होगी, यही तो दूरी होगी। इसको इसने बता दिया कि ये 20 है, मान लो यस है, और इसको हम ई मान लेते हैं, ई पॉइंट। ठीक है, यस ई, यस ई एक जो है परपेंडिकुलर यानी कि लंब डाला तो वही उसकी क्या होगी, दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गई, दूरी, यानी कि ये क्या है, पी यस ई क्या है, 20 है। अब ये क्या कह रहा है, आर क्यू की लंबाई क्या होगी, यानी कि आर और क्यू इसकी लंबाई वो पूछना चाह रहा है, इसकी लंबाई क्या होगी। तो एक चीज हमको दिख गई, ये 20 है और ये 50 है, तो एक चीज और भी आपको पता है, कोई भी समांतर चतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि जो संलग्न कोण होते हैं, चाहे वो समचतुर्भुज हो चाहे समांतर चतुर्भुज, दोनों में संलग्न कोण आपस में एक का योग 180 डिग्री होता है। जब 150 डिग्री ये दिख गया तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल आपका क्या होगा, 30 डिग्री होगा, यानी कि यस पी क्यू 30 डिग्री होगा। ठीक है, अब एक चीज हमको और दिख गई, अगर ये 30 डिग्री है तो हम यहां पर एक काम करें, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करते हैं, tan 30 ले लेते हैं, tan 30, इसके लिए लंब क्या होगा, ये होगा, यानी कि tan 30 बराबर 20। ठीक है, और आधार की बात करें तो क्या होगा, पीई होगा, आधार पीई होगा, पीई होगा, आधार पीई होगा। tan 30 की वैल्यू कितना है, tan 30 की वैल्यू की बात करें तो 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। तो इस कंडीशन में पीई क्या आ जाएगा, पीई बराबर आ जाएगा 20√3 आ जाएगा पीई की वैल्यू। अब एक चीज, ये वाली भुजा हमको पता चल गई, ये भुजा हमको पता थी, ये भुजा तो हम निकाल ही सकते हैं आप पाइथागोरस का प्रयोग करके, या हम डायरेक्ट थोड़ा सा स्मार्टली अगर सोचना चाहें तो हम पाइथागोरस ना लगा के हम एक तरीका और लगा सकते हैं। हमको पता है कि अगर ये एक है tan 30 से एक है, और ये वाला क्या है, √3 है, तो ये क्या होगा, ये आपकी भुजा क्या होगी, 2 होगी,
ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप पाइथागोरस प्रमेय का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर स्मार्टली सोचने का तरीका मैं बताऊं आपको, तो अगर tan 30 की वैल्यू क्या होती है, लंब बटा आधार, यानी कि लंब आपका 1 होगा, और क्योंकि tan 30 की वैल्यू 1/3 होती है, तो आपका लंब क्या होगा, 1 होगा, आधार √3 होगा, उस कंडीशन में कर्ण क्या होगा, आपका 2 होगा। तो 1 की वैल्यू अगर 20 है तो 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 की वैल्यू आपकी 40 हो जाएगी। और आपको पता है कोई भी समांतर चतुर्भुज है उसकी जो सामने वाली भुजाएं आपस में क्या होती हैं, ये बराबर होती हैं, यानी कि अगर वो 40 है तो ये भी क्या है, 40 है, यानी कि आपका 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हल हुआ। ठीक है, डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते थे, नहीं तो आप चाहते तो पाइथागोरस प्रमेय का भी प्रयोग करते। यहां पर क्या करते, आप ऐसे लिखते कि 20 का स्क्वायर प्लस का 20 √3 का स्क्वायर बराबर क्या करते, पीएस का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करते और लास्ट में क्या निकालते, लास्ट में पीएस की वैल्यू 40 आती। लेकिन स्मार्टली अगर आप सोचें तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, आधार बटा कर्ण, ये 2 होगा, 1 की वैल्यू 20 है, 2 की वैल्यू कितनी होगी, 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति में ए बी पैरेलल है सीई पर और बीसी पैरेलल है एफजी पर, यक्स डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक चीज आपको यहां पर बताई जा रही है, क्या है, ए बी ये वाली जो रेखा है, ये ए बी जो है, ए बी क्या है, ये ए है और ये बी है। ए बी पैरेलल है किसके, एफ और जी के, यानी कि ये रेखा, इस रेखा के पैरेलल है, ये एफ है और ये आपकी जी है। आगे क्या बोला, बीसी पैरेलल है, बीसी यानी कि ये बी और ये है आपका सी, बीसी पैरेलल है किसके, एफ जी के, बीसी पैरेलल है एफ जी के, एफ जी यानी कि, अच्छा नहीं, ये बीसी आपका क्या है, एफ जी के पैरेलल, ये इसके पैरेलल है, और ए बी किसके पैरेलल, ए बी सीई के पैरेलल है, यानी कि ये वाली भुजा, जो ये वाली भुजा है सीई, इसके पैरेलल है। ए बी क्या है, ये जो ए बी वाली है ये क्या है, सीई के पैरेलल है, इसके पैरेलल। अब एक इसने यक्स डिग्री का मान पूछा। एक चीज हमको पता है, यक्स अगर ये है, ये रेखा और ये रेखा आपस में पैरेलल है, ये रेखा और ये रेखा पैरेलल है, अगर ये यक्स डिग्री है, ये एक्स डिग्री है, तो ये क्या होगा, ये भी आपका एक्स डिग्री होगा, ये भी क्या होगा, ये भी आपका एक्स डिग्री होगा, ये वाला एंगल, क्योंकि एकांतर कोण जब ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ठीक है, दोनों रेखा एकांतर कोण से एक्स होगा। एक चीज और भी पता है हमको, ये रेखा और ये रेखा आपस में पैरेलल है, यानी कि अगर ये x है तो ये भी एकांतर कोण से ये भी x होगा। अब हमको दिख गई एक सीधी लाइन पे 180 डिग्री की कोण बनती है और ये वाला एंगल 138 है, 138 डिग्री है। तो हमको पता चल गया x प्लस का 138 ये 180 डिग्री है, तो आएगा 180 माइनस का 138, यानी कि 138 घटाएंगे तो 42 आएगा, 42 डिग्री आपका करेक्ट हल हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति में ए बी पैरेलल है सी डी के, तब एक्स का मान क्या होगा, यानी कि ए बी पैरेलल है, यानी कि ये वाली जो रेखा है ए बी, ये है आपकी ए बी, ये क्या है ए बी, ये क्या है सी डी, ये रेखा क्या है सी डी, ये आपकी सी है पॉइंट और ये आपका डी पॉइंट है, सी डी के समांतर है या पैरेलल है। ठीक है, तब x का मान क्या होगा, x का मान ये पूछना चाह रहा है। मैंने आपको पिछले ही सेशन में आपसे एक चीज बताई थी कि जब भी ऐसा फिगर दिखे जाए तो ये वाले जो एंगल होते हैं, ये दोनों एंगल, उनका सम ये एंगल होता है, ये वाला एंगल। यानी कि इस एंगल की बात करें तो ये 45 डिग्री था, ये 45 था, ये 30 डिग्री था, ये 30 डिग्री था, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, यानी कि ये वाला जो एंगल है आपका, ये एंगल क्या हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक ये वाला एंगल, ये एंगल आपका हो जाएगा 45 प्लस का 30, यानी कि हो जाएगा 75 डिग्री। ये वाला एंगल 75 डिग्री हो जाएगा। आपको पता है किसी एक पॉइंट पे क्या होता है, 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। ये जब इतना 75 हुआ और इसकी वैल्यू x है, यही x है आपकी, इसकी वैल्यू निकालना है, यानी कि टोटल पॉइंट 360 था और आगे ये वाला एंगल अगर 75 था तो 75 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू की बात करें 360 माइनस 75, और 360 में से अगर 75 घटाएंगे तो कितना आएगा, 285,
285 डिग्री आपका करेक्ट हल हुआ। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 15 डन हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर पे। ठीक है, 16 नंबर क्या है, AB लंब है BC पर, यानी कि AB इज परपेंडिकुलर ऑन BC, BD इज परपेंडिकुलर और AC, और CE कोण C को समद्विभाजित करती है, तो A बराबर 30 डिग्री है, तब CED का मान क्या होगा। फिगर आप देख लीजिएगा, फिगर क्या है, ये फिगर है आपका, ऐसे आपका एक फिगर है, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है D, ये है C, और ये है आपका B, ये पॉइंट है B, और यहां से ये लाइन मिली और ये वाली यहां से मिली, ये आपका पॉइंट है E पॉइंट है। अब इसने कहा क्या, यह कह रहा है कि जो AB BC पर लंब है, यानी कि ये वाले लंब है। ठीक है, सही है। BD AC पर लंब है, जो B और D है, ये D है, ये लंब है, ये भी पता है लंब है। ठीक है, इस पे अब क्या कहा, CE को समद्विभाजित करती है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, बराबर है, ये वाला बराबर है। अब और क्या बताए, A बराबर 30 डिग्री। अच्छा ये बताओ, ये 30 डिग्री है, ये वाला क्या है 30 डिग्री है, और ये लंब है तो ये भी 90 डिग्री होगा ये वाला, तो हम इस कोण को निकाल सकते हैं कि नहीं। एंगल C बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 माइनस दो एंगल हमको पता है, ये 90 है और ये 30 है, यानी कि 90 प्लस का 30 प्लस का 30, यानी कि हो जाएगा 90 और 30 120, और 120 180 में से घटा 60 डिग्री, यानी कि C क्या होगा आपका, C 60 डिग्री होगा। अगर C 60 डिग्री है और समद्विभाजित करता है, CED पूछा है, ये C और E और D, यानी कि ये एंगल पूछना चाह रहा है, ये वाला एंगल जो बन रहा है, ये वाला एंगल पूछना चाह रहा है CED का, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो गई 30 डिग्री, ये 30 हो गई, और ये इसकी वैल्यू क्या है 90 है। अब फिर से वही कंडीशन बनी, CED की बात करें तो एंगल CED बराबर क्या होगा, इस वाले त्रिभुज में अगर हम देखें, ये वाला त्रिभुज, ये वाला, इसमें तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो 180 डिग्री, और ये दोनों कोण, ये 90 है, ये 30 है, तो माइनस का 90 प्लस का 30, यानी कि 120 घटेगा तो आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि CED क्या होगा, CED आपका 60 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हल हुआ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या है, त्रिभुज DEF में एंगल E की बाह्य समद्विभाजक रेखा और F की आंतरिक समद्विभाजक रेखा एक दूसरे को I पर काटते हैं, यदि EDF 140 डिग्री है, तब I का मान क्या होगा। आपको दिख रहा है एक, ये आपका एक एंगल है, ये ट्रायंगल है एक, और इसका आंतरिक समद्विभाजक, यानी कि इस वाले एंगल का, जो अंदर वाला ये एंगल है, इसका समद्विभाजक कोण का, और ये जो बाह्य एंगल, ये जो बहिष्कोण बन रहा है, इसका समद्विभाजक, यानी इसको आधा करने वाला। ठीक है, ये दोनों आपस में I पर यहां पर मिल रहे हैं, और ये त्रिभुज कौन सा है, E है और F है, और ये क्या है, D है, EFD है। ठीक है, I पर मिल रहे हैं, तो ये एंगल आपसे पूछना, ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा। आपको बता दें कि इसका एक डायरेक्ट मैं आपको थ्योरम बता देता हूं, रिजल्ट आपको बता देता हूं, इसका रिजल्ट ये हमेशा याद रखिए, ये जो है एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, कि जब भी एक त्रिभुज हो, उसके एक इंटीरियर एंगल, यानी कि उसके आंतरिक जो है कोण का समद्विभाजक, और उसके बाह्य कोण का समद्विभाजक, हमेशा क्या होता है, जो ये कोण बनता है, इनके जहां मिलान बिंदु होता है, इसका ही आधा ये होता है। ठीक है, यानी कि अगर इसकी बात करें EIF की, एंगल EIF क्या होगा, हमेशा एंगल D का आधा होगा, यानी कि 140 बटे 2 हो जाएगा, बराबर क्या होगा 70 डिग्री। 70 डिग्री आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, जब भी कभी एक जो है इंटीरियर एंगल का जो है समद्विभाजक और एक जो है बाह्य कोण का समद्विभाजक, यानी कि एक्सटीरियर एंगल का जो है समद्विभाजक, जब आपस में मिलते हैं, तो उनके बीच जो कोण बनता है, वो उस त्रिभुज के शीर्ष कोण का आधा बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी न्यून कोण त्रिभुज की दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, तो तीसरी भुजा की लंबाई x है, तो ठीक है, यहां पर आपका
इक्वेशन दे दिया गया। एक चीज बताइएगा, एक दिन मैंने आपको जो टेस्ट में कराया था उसमें मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे, वही 3 पॉइंट आपको आज फिर काम आने वाले हैं। ठीक है, वो पॉइंट्स क्या थे? पहला पॉइंट क्या था? जो पहला पॉइंट क्या था कि अगर त्रिभुज के दो कोण ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि छोटी छोटी भुजाएं हैं, भुजा कोण नहीं भुजा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमेशा ये क्या हो, ये क्या सी स्क्वायर से छोटी हो। ये सी स्क्वायर क्या है? बड़ी भुजा, ये बड़ी भुजा, तो ये क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज होता है। ये होता है आपका अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज होता है। ठीक है, जब क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए और बी छोटी भुजाएं हैं, हमेशा याद रखिएगा, इक्वल टू सी स्क्वायर होता है, यानी कि ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज होता है जब ये पाइथागोरस जो है पाइथागोरस प्रमेय काम करता है। लेकिन अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये क्या हो? हमेशा ये क्या हो? बड़ा हो किससे? सी स्क्वायर से। तो ये क्या होता है? ये न्यून कोण त्रिभुज होता है। न्यून कोण त्रिभुज होता है भुजाओं के आधार पर। अगर भुजाओं की हाइट हमको दी रहे तो हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं वो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। बेसिकली इसी का प्रयोग इसमें होगा। इसमें क्या दिया है? भुजा का दिया है, ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है। अब ये पूछ रहा है यक्स की वैल्यू क्या होगी अगर ये न्यून कोण है, यानी कि इसको हमको सेटिस्फाई करवाना है न्यून कोण के जो है इक्वेशन पर। अब न्यून कोण का मतलब क्या हुआ? न्यून कोण में हमने आपको बताया कि हमेशा क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये क्या होगा? ये जो है बड़ा होगा किससे? सी स्क्वायर से। सी स्क्वायर बड़ी भुजा होगी। एक बार हम मान लेते हैं कि यक्स सबसे बड़ी है। मान लिया हमने यक्स सबसे बड़ी है, पहली कंडीशन सबसे बड़ी भुजा। उस कंडीशन में क्या होगा? ये ए की वैल्यू 8 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 15 का स्क्वायर ये क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन होगा एक्स के स्क्वायर से। यहां से क्या निकल गया? 8 टाइम 64 हुआ, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 हुआ, 225 और 264 का गुणा हुआ, 200 जुड़ा तो 289 बना। 289 क्या होगा? एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा। जब इधर रूट में आएगा तो एक्स इज लेस देन आ जाएगा कितना? 17। एक्स इज लेस देन आपका 17 आ जाएगा, यानी कि यक्स जो होना चाहिए वो 17 से छोटा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, यक्स अगर सबसे बड़ी भुजा नहीं है यानी कि यक्स छोटी भुजा है। अगर यक्स को हम छोटी भुजा मान लेते हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं 8 का स्क्वायर प्लस का एक्स का स्क्वायर, और उस कंडीशन में 15 सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी, और 15 सबसे अगर बड़ी भुजा हो गई तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से क्या? यक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर उधर जाएगा घट जाएगा 64 घट जाएगा, तो ये बचेगा कितना? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जो है 161 हो जाएगा, 64 घटेगा तो एक्स इज ग्रेटर देन 161 रूट में। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को अगर हम मिला दें तो हमको क्या मिल जाता है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बड़ी हो जानी चाहिए, यानी कि x की जो वैल्यू होगी, x की वैल्यू क्या होगी? ये बड़ी होगी रूट में 161 से बड़ी होगी x की वैल्यू, और x की वैल्यू क्या होगी? 17 से छोटी होगी, यानी कि x की वैल्यू 17 से छोटी होगी। इस प्रकार आपका क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हल हुआ। रूट 61 से जो है वो बड़ी होनी चाहिए x का मान, और 17 से छोटा होना चाहिए x का मान, तभी ऐसा पॉसिबल है कि ए बी सी जो है 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर का जो त्रिभुज है वो न्यून कोण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये 19 नंबर का आपका क्वेश्चन है। दी गई आकृति में एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो ओ वृत्त का केंद्र है, तो यदि बीओसी 138 डिग्री है तब बीडीसी का मान बताइए। सीधा सीधा ये बताइए, बीडीसी आपसे ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला पूछा है। ठीक है, और ये दिया है सेंटर पर बना हुआ कोण दिया है 138 डिग्री, ये दिया है 138 डिग्री। इसके दो तरीके हैं, या तो आप ये वाला एंगल निकाल के उसका आधा कर दीजिए तब ये मिल जाएगा, नहीं तो चक्रीय चतुर्भुज मान के लगाइए। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? इसका आधा ये वाला होगा, ये वाला एंगल होगा 138 का आधा होगा, 138 का आधा होगा, क्योंकि केंद्र पे बना कोण जो होता है वो परिध पे बने कोण से दोगुना होता है। ठीक है, 138 में 2 से भाग दिया तो 2 6 12, 2 9 18,
यानी कि 69 डिग्री हुआ। ये 69 डिग्री हुआ। अब एक चीज पता है, चक्रीय जो चतुर्भुज होता है, चक्रीय चतुर्भुज कौन सा है, ए बी डी और सी, ठीक है, ए बी डी सी, ये क्या है, आपस में चक्रीय चतुर्भुज है। एक बात बताइए, अगर ऐसी कंडीशन में चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, जो सामने के कोण होते हैं उनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। यानी कि अगर इसको मैं x मान लूं तो x और प्लस का एंग ये 69 डिग्री, तो इनका योग क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। चक्रीय चतुर्भुज में विपरीत कोण जो होते हैं आपस में उनका योग 180 डिग्री होता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस का 69 डिग्री घटेगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 111 डिग्री। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हल होगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन आपका डन हुआ। अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति में दो समान वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 4 सेमी और एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, दोनों वृत्तों के केंद्र ए तथा बी हैं। यदि आर क्यू वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है तो आर क्यू की लंबाई सेमी में क्या होगी। एक चीज बताइएगा हमको, यहां पर आपको दिख गया कि ये त्रिज्या 4 बताई है दोनों वृत्तों की, यानी कि ये 4 दूरी होगी। ये दूरी की बात करें तो ये भी, ये सेंटर है तो ये भी 4 होगा। सेकंड वृत्त की बात करें तो इसकी भी दूरी यहां पर 4 होगी, क्योंकि त्रिज्या दोनों की सेम है, और ये 4 बात करें तो 4 होगा। ठीक, अब एक चीज और हमको पता है, यहां से ये स्पर्श रेखा है, और अगर ये केंद्र से स्पर्श रेखा पर कोई भी रेखा खींची जाती है तो क्या होती है, 90 डिग्री होती है, तो ये 90 अंश का कोण बनाएगा। अब ये वाला ऐसे मिल गया इसमें। एक चीज और भी हमको पता है, अगर बात करें कोई भी ऐसे एक सर्कल है, उस पे एक पॉइंट से यहां से एक ऐसे स्पर्श रेखा खींची जाती है और एक ऐसे लाइन खींची जाती है जो उसको इंटरसेक्ट करती है, यानी कि काटती है उसको। अगर काटती है तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसका इस रेखा का स्क्वायर, ये अगर x है तो इसका x का स्क्वायर इसका गुणा और इसका इसके गुणे के बराबर होता है। यानी कि हम यहां से PS, ये S पॉइंट है और ये P है, तो PS हम निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल, इस जो है सर्कल के आधार पर। ठीक है, अगर PS की मैं बात करूं, PS क्या होगा, तो हमको पता है PS क्या होगा, PS बराबर क्या होगा, PS का स्क्वायर बराबर क्या होगा, पहले P और इसका गुणा होगा, इस रेखा का यहां तक का गुणा होगा, फिर P से यहां तक का गुणा होगा। आपको पता है ये 4 है, ये 4 है, 4 4 8 हुआ, यहां तक की लंबाई कितनी हुई, 8 हुई, यानी कि ये 8 हुआ, गुणे यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी हुई, 4 4 8 4 12 16 हुआ, 16 हुआ, यहाँ 16 हो गया। अगर यहाँ मैं PS की बात करूं तो PS क्या हो जाएगा, PS आपका हो जाएगा सीधा सीधा 8 गुणे 2 हो जाएगा। तो यहां से हमको दिख गया 8√2 PS हो जाएगा। PS कितना हो जाएगा, 8√2 हो जाएगा, ये 2 हो गया। एक चीज और भी पता है हमको कि कोई भी वृत्त हो, वहां पर अगर किसी पॉइंट से उस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो ये आपस में बराबर होती हैं। यानी कि अगर इस पॉइंट से यहां पर एक स्पर्श रेखा खींची गई ये, और यहां से इस पर एक स्पर्श रेखा खींची गई यहां, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर इसको मैं A मान लूं तो ये भी क्या होगा, A होगा। ठीक, अब ये बेसिकली ये बन क्या गया, PQR एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज में अगर हम पाइथागोरस का प्रमेय का यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे, वो इधर देखिए, ये कर्ण है तो कर्ण क्या होगा, कर्ण इसका होगा A प्लस का ये वाला भुजा हुआ 8√2, ये दोनों आपस में जुड़ के ये PR कर्ण का काम करेगा, तो 8 प्लस का √2 का स्क्वायर बराबर कितना हुआ, ये वाला भुजा यानी कि A स्क्वायर, उसके बाद ये वाली भुजा ये कितनी है, पूरी 16 है, प्लस का 16 का स्क्वायर हुआ। यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से अगर हम A प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रयोग करें तो ये हो जाएगा A स्क्वायर, प्लस का इसका स्क्वायर करें तो 8 64, 64 दूनी 128 होगा, 128। ठीक है, 128 B स्क्वायर, प्लस का 2AB की बात करें 2 8 16 और 16√2 और A हुआ। ठीक, आगे क्या हुआ, A स्क्वायर प्लस का 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। तो यहां से क्या हुआ, A स्क्वायर, तो A स्क्वायर से कट जाएगा, 128 उधर जाके घट जाएगा, तो यहां से यहां आगे क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 16√2A बराबर कितना, 256 में से 128 घटेगा तो बचेगा कितना, 128। तो यहां पर A बराबर क्या लिख सकते हैं, 128
128 और यहां पर क्या होगा 16√2। ठीक है, 16 से अगर मैं काटना चाहूं तो इसको काट सकता हूं 16 सत्ते 112, 16 अठे 128, यानी कि ये ए की वैल्यू क्या आ गई, यहां से ए की वैल्यू आ गई 8√2 था, 8√2 था और गुणे √2 अपॉन √2 से √2 से गुणा किया तो ये 2 और 2 √2 मिलकर 2 बनाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 8/8√2 हो जाएगा। 2 से काट देंगे, 2 चौक 8, यानी कि बराबर आ जाएगा 4√2। 4√2 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हल हुआ। ठीक है, इस प्रकार आपके जो 20 क्वेश्चन थे इसका सोल्यूशन करा दिया जा चुका है। अब नेक्स्ट डे आपको फिर से 12 बजे एक सीट मिलेगी जिसका सोल्यूशन आपको शाम को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद।